ओके, सो नाउ कमिंग टू द डिफरेंट साइक्रोमेट्रिक प्रोसेसेस. नाउ कौन कौन सी साइक्रोमेट्रिक प्रोसेसेस आखिर होती है? द वेरी फर्स्ट प्रोसेस इज द सेंसिबल हीटिंग प्रोसेस. नाउ व्हाट इज दिस सेंसिबल हीटिंग? सेंसिबल हीट हमने देखा है, सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट हमने देखा है. इफ यू रिमेंबर, सेंसिबल हीट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? अगर किसी कोई हीट टेम्परेचर को चेंज कर रही है तो उसको हम सेंसिबल हीट बोलते हैं, और कोई अगर टेम्परेचर चेंज ना करके फेस चेंज कर रही है तो वो लेटेंट हीट कहलाती है. फॉर एग्जांपल, ये हमारी यहाँ पर लेटेंट हीट है, ये यहाँ पर सेंसिबल हीट ऑफ वेपराइजेशन इसको बोलते हैं, ये है हमारी सेंसिबल हीट ऑफ लिक्विड जिसको हम बोलते हैं. ओके, तो सेंसिबल हीटिंग प्रोसेस अगर प्योर सेंसिबल हीटिंग है, डेट मीन्स उसमें लेटेंट हीट का कोई पार्ट नहीं है. और लेटेंट हीट का पार्ट कैसे आएगा? देखो, इस चीज को ध्यान से समझो कि सेंसिबल हीटिंग को हम किस तरह से एज्यूम कर सकते हैं. लेट्स सपोज आई एम हैविंग दिस पाइपलाइन और यहाँ पर मैंने एक कॉइल लगा के रखी है. गेटिंग दिस? नाउ द एयर इज एंटरिंग फ्रॉम वन एंड एट लेट्स सपोज ड्राई बल्ब टेम्परेचर TdB1. TdB1 में एयर जो है वो एंटर कर रही है. गेटिंग दिस? नाउ द टेम्परेचर ऑफ कॉइल इज लेट्स सपोज TdB2. TdB2 ये कॉइल का टेम्परेचर है विच ऑब्वियसली इज हायर. ओके, गर्म कॉइल हमने रखी है यहाँ पर, और जब एयर इससे पास हो रही है देन ऑब्वियसली दिस एयर विल हीट, ओके, टू अ सर्टेन टेम्परेचर. लेट दैट टेम्परेचर इज TdB3. ये जो समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये तीनों पॉइंट क्लियर है. TdB1 का मतलब क्या हुआ? जिस टेम्परेचर से एयर एंटर कर रही है. TdB2 इज द टेम्परेचर ऑफ द कॉइल जिसके थ्रू एयर पास हो रही है, और TdB3 जो एग्जिट एयर है उसका टेम्परेचर है. गेटिंग इज नॉट? ओके, सेंसिबल हीटिंग का मतलब क्या हुआ कि उसमें कुछ भी लेटेंट हीट का कंपोनेंट नहीं है. लेटेंट हीट का कंपोनेंट नहीं है, इसका मतलब समझो. इसका मतलब ये हुआ, लेटेंट हीट का कंपोनेंट कब होता? अगर हीटिंग हो रही है और अगर लेटेंट हीट भी उसमें इंक्लूडेड है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका जो वाटर वेपर है वो कहीं, वाटर जो है वो उसमें वेपराइज हो रहा है, वाटर वेपर कंटेंट जो है वो उसमें बढ़ रहा है. यही समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ओके, लेकिन हम सेंसिबल हीट की बस बात कर रहे हैं. डेट मीन्स वाटर वेपर का कंटेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा है. तो अगर मैं सेंसिबल हीट को, सेंसिबल हीटिंग प्रोसेस को अगर मैं इसमें शो करना चाहूँ, ओके, लेट्स सपोज दिस इज अ साइकोमेट्रिक चार्ट, ओमेगा वर्सेस DBT चार्ट. गेटिंग दिस? ओके, तो इसमें अगर मैं सेंसिबल हीटिंग प्रोसेस को शो करना चाहूँ, ध्यान देना, तो किस तरह से मैं शो कर सकता हूँ? ठीक है, तो किस तरह से कर सकते हैं? दिस इज माई पॉइंट 1. ओके, और इसमें क्योंकि लेटेंट हीट नहीं है, लेटेंट हीट नहीं है मतलब कि ओमेगा का कंपोनेंट जो है, ओमेगा जो है वो चेंज नहीं हो रहा है. लेटेंट हीट किसी भी उसमें कब आएगी? लेटेंट हीट कब आएगी? जब वो कुछ वाटर को वेपराइज करेगा. अगर मैं किसी रूम में या किसी बॉक्स में मैं हीट सप्लाई कर रहा हूँ और उसमें कुछ वाटर है, तो वो हीट क्या करेगी? वाटर वेपर को इवापोरेट करेगी, और वाइल दैट इवापोरेशन इट विल कंज्यूम लेटेंट हीट. ये समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसमें अगर लेटेंट हीट का कोई कंपोनेंट नहीं है, मतलब पूरी की पूरी जो हीट है वो क्या कर रही है? टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही है. मतलब कोई भी हीट वाटर को इवापोरेट नहीं कर रही है. ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसलिए सेंसिबल हीट की जब मैं बात कर रहा हूँ तो ओमेगा जो रहेगा वो हमारा कांस्टेंट रहेगा, ना वो बढ़ेगा ना वो कम होगा. सिर्फ और सिर्फ हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा. ओके, तो लेट सपोज ये हमारा, ये दिस कर्व इज दैट ऑफ द सेंसिबल हीटिंग कर्व, सेंसिबल हीटिंग प्रोसेस. ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर हमारा, जैसा कि मैंने आपको बताया, TdB1 है, ये TdB1 टेम्परेचर है. ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर है हमारा TdB2. ओके, या इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको वहाँ इजी हो जाएगा. इसको मैं 3 कर रहा हूँ, इसको 2 कर रहा हूँ. ठीक है, तो आपको कर में थोड़ा सी चीज़ें इजी हो जाएगी. क्यों इजी हो जाएगी अभी समझ में आ जाएगा आपको. ठीक है, मतलब जो कॉइल का टेम्परेचर हम ले रहे हैं डेट इज TdB3, और जो आउटपुट का टेम्परेचर है डेट इज TdB2. एंड ऑब्वियसली कॉइल का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा रहेगा क्योंकि पूरी तरह से हीट नहीं होती, कुछ पार्ट बाईपास होता है. लेट सपोज इसका टेम्परेचर आ रहा था 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो ना. ओके, अब मैंने 80 डिग्री सेंटीग्रेड की कॉइल से मैंने पास किया, तो फाइनल टेम्परेचर जो होगा डेट विल बी लेट सपोज 60 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एग्जाम्पल. ये समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब TdB2 जो रहेगा दैट विल बी ऑलवेज लेस देन TdB3. ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हमने पॉइंट ले लिया TdB1 का. ठीक है, फाइनल जो एग्जिट में आ रहा है उसको हमने पॉइंट ले लिया पॉइंट 2. यहाँ का टेम्परेचर हो गया TdB2, और ये वाला जो पॉइंट है दिस इज 3. यहाँ का टेम्परेचर जो हो जाएगा डेट इज TdB3. ओके, तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो रही है. ये तीनों पॉइंट हमको क्लियर है.
ओके, कौन कौन से पॉइंट है? ये जो पॉइंट है, पॉइंट 1 जो है वो इनलेट का टेम्परेचर है, पॉइंट 2 जो है वो आउटलेट का टेम्परेचर है, और पॉइंट 3 जो है, 3 पॉइंट जो है वो कॉइल का टेम्परेचर है। ओके, सो वाइल दिस सेंसिबल हीटिंग प्रोसेस, इस सेंसिबल हीटिंग प्रोसेस में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज में क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है, लेट अस अंडरस्टैंड। तो क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है? अगर मैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर की बात करूं तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑब्वियसली क्या हो रहा है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, वेट बल्ब टेम्परेचर क्या हो रहा है? वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन कैसी आती है? ये इस तरह से आती है लाइंस वेट बल्ब टेम्परेचर की, ठीक है। तो वेट बल्ब टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, बेसिकली इंक्रीज हो रहा है, तो वेट बल्ब टेम्परेचर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, ठीक है। व्हाट अबाउट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ओमेगा? तो ओमेगा तो हमने देखा ही है, ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ना तो कोई वाटर वेपर उसमें ऐड हो रहा है, ना ही वाटर वेपर कोई रिलीज हो रहा है, ओमेगा इज कांस्टेंट, तो ओमेगा की वैल्यू जो रहेगी डेट इज कांस्टेंट, ठीक है। नाउ एक और टर्मिनोलॉजी आती है डेट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, फाई। ओके, तो फाई की वैल्यू क्या हो रही है? तो फाई का कर्व देखो कैसे जाता है, यहाँ पर फाई है हमारा 100%, थोड़ा नीचे हमने आए तो यहाँ पर फाई हो गया हमारा 90%, फिर नीचे आए तो फाई हो गया 80% एंड सो ऑन। तो फाई की वैल्यू क्या हो रही है? फाई जो है डेट इज डिक्रीजिंग, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, फाई जो है डेट इज डिक्रीजिंग। Getting this now? Okay, dry bulb temperature increases, wet bulb temperature also increases, omega, the value of omega remains constant and the value of phi is decreasing. यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है। Now coming to the amount of heat absorbed, कितनी हीट ये आखिर एब्जॉर्ब कर रहा है? What is the amount of heat absorbed? ओके, दैट मीन्स H2 माइनस H1 की वैल्यू हमको निकालनी है। ओके, इनिशियल पॉइंट है हमारा पॉइंट 1, फाइनल पॉइंट हो गया पॉइंट 2, तो H2 माइनस H1, टोटल हीट एब्जॉर्ब विल बी इक्वल टू H2 माइनस H1, ठीक है। नाउ दिस H2 माइनस H1 की किसकी हीट होगी? एक तो होगी आपकी जो ड्राई एयर पार्ट की हीट प्लस दूसरी वाटर वेपर पार्ट की हीट। तो ओके, तो ड्राई एयर पार्ट की हीट कितनी हो जाएगी? CPA इंटू TdB2 माइनस TdB1, ये ड्राई एयर पार्ट की हीट होगी, प्लस वाटर वेपर पार्ट की हीट क्या होती है? ओमेगा इंटू CPV इंटू TdB2 माइनस TdB1। ओके, इसमें हालांकि मेंशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कंफ्यूज मत होना कि भाई ये वाला चीज़ कैसे आ गया जब हम सेंसिबल हीटिंग की बात कर रहे हैं। सेंसिबल हीटिंग भले ही हो रही है, बट ओमेगा ऑब्वियसली ओमेगा की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन ऐसा मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें से वाटर वेपर जो है वो खत्म हो गया है। तो वाटर वेपर का भी जो पार्ट है उसका भी टेम्परेचर कांस्टेंट ही है, वाटर वेपर जो है वो भी उसका भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, कुछ जो अमाउंट ऑफ हीट है जो है वो वाटर वेपर को भी गर्म करने में लग रही है ना, इवापोरेट नहीं कर रही है, बट वाटर वेपर जो ऑलरेडी एयर में है उसको तो वो हीट इंक्रीज करेगी ना। हालांकि ये छोटा सा कंफ्यूजन है जो जनरली स्टूडेंट्स को होता है, इसलिए मैं ये चीज़ मेंशन कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये कंफ्यूज मत होना, नहीं तो बोलेंगे कि सर ये ओमेगा कहाँ से आ गया जब हम ओमेगा को तो कांस्टेंट ले रहे हैं। तो इसलिए आया है कि एयर जो, जब हम एयर की बात कर रहे हैं तो उसमें ड्राई एयर का पार्ट भी है, वाटर वेपर का भी पार्ट है। ड्राई एयर की में हीट ट्रांसफर कितनी होगी? CPA इंटू TdB2 माइनस TdB1। वाटर वेपर की कितनी होती है? ओमेगा इंटू CPV इंटू TdB2 माइनस TdB1। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर। ओके, तो ये H2 माइनस H1 टोटल हीट एब्जॉर्ब मिल गया, ठीक है। या फर्दर इसको क्या लिख सकते हैं? सो दिस कैन बी रिटन एज CPA प्लस ओमेगा इंटू CPV इंटू TdB2 माइनस TdB1। दिस इज नथिंग बट H2 माइनस H1। गेटिंग दिस? ओके, इसको हम दोनों को मिला के एक अलग टर्म दे देते हैं। ओके, ये क्या हो गया? डेल H इज इक्वल टू, अगर मैं इसको एक टर्म दे दूं, लेट सपोज दिस इज CPH ह्यूमिड स्पेसिफिक हीट, तो ये क्या हो गया? CP इंटू डेल टी हो गया, और वो हम जानते हैं डेल H इज इक्वल टू व्हाट? CP इंटू डेल टी। तो इसको हमने क्या दे दिया? एक अलग से टर्मिनोलॉजी दे दिया विच इज कॉल्ड एज ह्यूमिड स्पेसिफिक हीट। तो CP के बदले जो हम वहाँ पर CP डेल टी यूज़ करते हैं सेंसिबल हीट के समय, जब कोई वाटर वेपर का कंटेंट उसमें नहीं रहता, लेटेंट हीट का कंटेंट नहीं रहता, तब हम क्या करते हैं? सिंपली CP डेल टी यूज़ करते हैं। गेटिंग दिस? तो CP डेल टी के बदले अब हम क्या यूज़ करेंगे इसमें? CPH इंटू डेल टी। ओके, तो याद करने में भी आपके लिए सिंपल हो गया। तो ये H2 माइनस H1 इज इक्वल टू CPH इंटू डेल टी। yes or no? Where CPH is what? Humid specific heat, मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ ह्यूमिड एयर, कुल मिला के स्पेसिफिक हीट ऑफ ह्यूमिड एयर, क्योंकि एयर में दोनों पार्ट है, ड्राई एयर भी है, वाटर वेपर भी है। ड्राई एयर का CP CPA है, वाटर वेपर का CP CPV है। दोनों को हमने जब कंबाइन किया तो ये एक हमने अलग टर्म दे दी CPH विच इज ह्यूमिड स्पेसिफिक हीट।
क्लियर कि नहीं है? ठीक है, फर्स्ट थिंग। नाउ नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट चीज, इसमें एक फैक्टर होता है, दैट फैक्टर इज नोन एज बाईपास फैक्टर। ओके, बाईपास का मतलब क्या हो रहा है, ध्यान से समझो इस चीज को। बाईपास का मतलब क्या हो रहा है कि ये जो एयर आ रही है TdB1 में, ओके, कायदे से अगर इसकी 100% एफिशिएंसी होती तो इसको कहाँ तक हीट होना रहता, ये हीट होती कहाँ तक, TdB3 तक, बट ये कहाँ तक हीट हुआ, TdB2 तक। मतलब 1 में थी, कायदे से इसको यहाँ तक आना चाहिए था, ये एयर को यहाँ तक आना चाहिए था, पर वो यहाँ तक आके रुक गया। यहाँ तक आके रुक गया मतलब क्या हुआ, इतना पार्ट इसने बाईपास कर दिया। ये समझ में, एफिशिएंसी का जस्ट अपोजिट है। ओके, उसका मैं एफिशिएंसी बताऊंगा, एफिशिएंसी भी, बट अभी बाईपास चीज को समझो। बाईपास मतलब इतना फैक्टर बाईपास हो गया, मतलब कायदे से उसको यहाँ से यहाँ ना चाहिए था, बट वो यहाँ से यहीं तक आया, मतलब इतना छोटा सा फैक्टर उसने बाईपास किया। ओके, तो यहाँ से हम बाईपास फैक्टर निकाल सकते हैं। तो बाईपास फैक्टर विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, TdB3 माइनस TdB2, जितना पार्ट बाईपास हुआ है TdB3 माइनस TdB2 अपॉन जो टोटल मैक्सिमम हो सकता था TdB3 माइनस TdB1। ओके, मतलब बाईपास फैक्टर को किसको बोलेंगे, इतना सा पार्ट, ओके, जो कि जितना बाईपास हुआ है डिवाइडेड बाय ये टोटल। ओके, टोटल मतलब जितना हो सकता था, जितना हुआ डिवाइड बाय जितना हो सकता था, दैट इज नथिंग बट, सॉरी जितना हुआ नहीं, सॉरी जितना हुआ डिवाइड बाय जितना हो सकता था, ये वाला हो जाएगा TdB2 माइनस 1 अपॉन टोटल, उसको हम एफिशिएंसी बोलते हैं। जितना बाईपास हुआ, जितना पार्ट बाईपास हुआ डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट, ये होगा हमारा बाईपास फैक्टर। जितना पार्ट बाईपास हुआ डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट, ये हो जाएगा हमारा बाईपास फैक्टर। ओके, बाईपास का मतलब आई थिंक समझ में आ रहा है। ठीक है, इसका अपोजिट हो जाएगा एफिशिएंसी। अगर मैं एफिशिएंसी बोलूँ तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 1 माइनस बाईपास फैक्टर। ओके, तो एफिशिएंसी का मतलब क्या हो जाएगा, जितना हुआ डिवाइडेड बाय टोटल। बाईपास फैक्टर का मतलब हमने क्या निकाला था, जितना बचा डिवाइडेड बाय टोटल। एफिशिएंसी का मतलब जितना हुआ डिवाइडेड बाय टोटल। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, TdB2 माइनस TdB1 डिवाइडेड बाय TdB3 माइनस TdB1। Okay, so this is nothing but the efficiency, or you can say coil efficiency and bypass factor. क्लियर है नहीं है ये चीज? ठीक है, अब छोटी छोटी चीजें मैं इसमें और बता रहा हूं आपको। आई एम डिलीटिंग दिस। ओके, नाउ फॉर कैलकुलेशन पर्पस, आप लिख सकते हैं फॉर कैलकुलेशन पर्पस air is taken as standard air is taken at 20 degree centigrade and relative humidity is taken as 50%. ओके, तो स्टैंडर्ड एयर के लिए जब कुछ भी चीज़ मेंशन नहीं रहती है, मान लो कि बात क्वेश्चन में, तो यू कैन टेक द स्टैंडर्ड एयर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैन बी टेकन एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रो कैन बी टेकन एज 1.2 kg पर मीटर क्यूब ऑफ ड्राई एयर। ओके, तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तब आप ये स्टैंडर्ड कंडीशन ले सकते हैं। तो इस कंडीशन में जो ह्यूमिड स्पेसिफिक हीट आती है CPH, ये CPH की जो वैल्यू आपको मिलेगी डेट विल बी 1.0216 किलो जूल पर kg ऑफ ड्राई एयर पर केल्विन। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप ये चीज़ ले सकते हैं, अदरवाइज अगर चीज़ें मेंशन है तो आपको निकालनी पड़ेगी। गेटिंग दिस और नॉट? ओके, नाउ लेट्स सपोज MA be the mass flow rate of air, ठीक है। नाउ टोटल हीट ट्रांसफर, सेंसिबल हीट, ये किसके इक्वल होगा? सेंसिबल हीट क्या होता है? mCp डेल टी, MA इंटू CP। CP क्या हो जाएगा? CP इज नथिंग बट CPH, जिसको हम ह्यूमिड स्पेसिफिक हीट बोल रहे हैं, इंटू डेल टी। ये समझो, ठीक है। तो वैल्यूज रखो। अच्छा, MA को फर्दर क्या लिख सकते हैं? व्हाट इज दिस MA? MA इज मास फ्लो रेट। ओके, और अगर मास फ्लो रेट को मैं निकालना चाहूँ, व्हाट इज मास? मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ओके, तो मास फ्लो रेट अगर हमको निकालना है, सो दिस विल बी टेकन इन टर्म्स ऑफ CMM, क्यूबिक मीटर पर मिनट ऑफ एयर। मतलब एक मिनट में कितने मीटर क्यूब ऑफ एयर आ रही है। ओके, CMM डिवाइडेड बाय 60 कर दिया मैंने। क्यों 60 कर रहा हूँ? बिकॉज आई वांट टू डिटरमाइन मास फ्लो रेट पर सेकेंड में हमको निकालना है। ओके, तो वॉल्यूम को मैंने क्या ले लिया? CMM विच इज क्यूबिक मीटर ऑफ एयर पर मिनट, डिवाइड बाय 60 कर दिया तो पर सेकेंड हो गया, इनटू रो। ओके, वेयर CMM इज क्यूबिक मीटर ऑफ एयर
per minute. Is this clear? ठीक है. So just put the values. So this will be equal to what? So this QS will be equal to CMM into rho divided by 60. ठीक है. Into CPH is 1.0216 into delta T. ओके, तो यहाँ से QS की वैल्यू आपको मिल जाएगी विच इज़ नथिंग बट 0.0204 CMM इंटू डेल्टा टी. ओके, CMM के टर्म्स में इसलिए बोला गया जा रहा है क्योंकि जो क्वेश्चंस आपको मिलते हैं जनरली वो CMM के टर्म्स में आपको मिलते हैं कि कितने क्यूबिक मीटर ऑफ एयर फ्लो हो रही है एक मिनट में. तो एक मिनट में इतना हो रहा है तो एक सेकेंड में कितना होगा, डिवाइड बाई 60 कर दिया. तो ये हमारा वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम फ्लो रेट यू कैन से, इंटू डेंसिटी किया हमने तो ये मास फ्लो रेट हो गया, इंटू CPH इंटू डेल्टी. तो यहाँ से हमको सेंसिबल हीट की वैल्यू जो है वो यहाँ से आपको मिल जाएगी. गेटिंग दिस? ओके, सो दिस इज द सेंसिबल हीटिंग प्रोसेस. ओके, नेक्स्ट प्रोसेस इज द सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस. सिमिलरली जिस तरह से सेंसिबल हीटिंग हमने देखा जिसमें लेटेंट हीट का कोई कंपोनेंट नहीं होता, सेम थिंग इज विद सेंसिबल कूलिंग. ओके, जिसमें लेटेंट हीट नहीं रहेगी, सिर्फ और सिर्फ सेंसिबल हीटिंग रहेगी और ड्राई बल्ब टेम्परेचर, बिकॉज ऑब्वियसली ये कूलिंग प्रोसेस है तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो है वो कम होगा. ओके, तो यहाँ पर हमारा हीटिंग कॉइल के बदले हमने लगा दिया अब कूलिंग कॉइल. ओके, तो कूलिंग कॉइल लग गया है, यहाँ से एयर एंटर कर रही है एट ड्राई बल्ब टेम्परेचर 1 TDB1 में ये एंटर कर रही है. कूलिंग कॉइल का जो टेम्परेचर है डेट इज लेट सपोज TDB3 और जो एयर एग्जिट हो रही है डेट इज लेट सपोज एट TDB2. ऑब्वियसली TDB3 सबसे कम है, कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर है, उससे ज़्यादा है TDB2. ओके, जो कि एग्जिट का टेम्परेचर है, और उससे उससे ज़्यादा है TDB1 जो कि एंट्री पॉइंट का टेम्परेचर है. ठीक है, तो जो हमारा ग्राफ जाएगा ऑब्वियसली वो कैसे जाएगा, ये हमारा पॉइंट 1 हुआ जहाँ पर टेम्परेचर TDB1 है, देन पॉइंट 2 TDB2 टेम्परेचर, एंड देन दिस इज पॉइंट 3. ओके, तो हमारा जो कूलिंग हो रही है, एयर जो कूल हो रही है वो कहाँ से कहाँ तक हो रही है, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक कूल हो रही है. बट ये जो कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर है डेट इज TDB3. क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो ऑब्वियसली इसमें ड्राई बल्ब टेम्परेचर विल डिक्रीज, ड्राई बल्ब टेम्परेचर विल डिक्रीज, ओमेगा विल रिमेन कांस्टेंट, फाई क्या होगा, फाई विल इंक्रीज. इस डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं तो ऑब्वियसली जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है डेट विल इंक्रीज, फाई विल इंक्रीज. दैट्स इट. क्लियर है कि नहीं है चीज़? ठीक है, एंथैल्पी क्या होगी, एंथैल्पी ऑब्वियसली डिक्रीज होगी. एंथैल्पी कैसे जाता है, एंथैल्पी का कर्व इस तरह से जाता है, ये ऐसा. ठीक है, और इधर की ओर एंथैल्पी ज़्यादा रहती है, इधर की ओर ज़्यादा रहती है, इधर की ओर कम रहती है, तो एंथैल्पी ऑल्सो डिक्रीजेज. और ऑब्वियसली कूलिंग प्रोसेस है, एंथैल्पी जो होगी वो कम होगी. गेटिंग दिस नाउ? ओके, अच्छा, अब इसकी कितनी अमाउंट कितना होगा, कितना अमाउंट कूल हो रहा है, तो इससे क्या है, उसके लिए क्या निकाल सकते हैं, H1 - S2 चेंज इन एंथैल्पी. दिस इज नथिंग बट CPH. CPH क्या है हमारा, ह्यूमिड स्पेसिफिक हीट. ओके, यहाँ से आपको अब उसका इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा होगा कि आपको हर जगह CPA प्लस ओमेगा इंटू CPV करने की जरूरत नहीं है. अगर ये ह्यूमिड स्पेसिफिक हीट दी हुई है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, नहीं भी दी हुई है तो मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड आपको जो मानना है 1.02 के आसपास आप स्टैंडर्ड मान के उसको ले सकते हैं. ओके, तो न्यूमेरिकल में ये चीज़ काम आती है. गेटिंग दिस CPH इंटू TDB1 माइनस TDB2. दैट्स इट. गेटिंग दिस नाउ? ओके, सिमिलरली बाईपास फैक्टर आप निकाल सकते हैं. बाईपास फैक्टर मतलब कितना पार्ट बाईपास हुआ है, तो कितना पार्ट बाईपास हुआ है, 2 से लेकर 3 तक का बाईपास हुआ है, तो TDB2 माइनस TDB3 अपॉन टोटल कितना हो सकता था, TDB1 माइनस TDB3. दैट्स इट. दिस इज नथिंग बट बाईपास फैक्टर. क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ कॉइल निकालना है, ऑब्वियसली दैट इज नथिंग बट 1 माइनस बाईपास फैक्टर. ओके, सो दिस इज नथिंग बट द सेंसिबल हीटिंग एंड सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस, जिसमें ओमेगा की वैल्यू जो है वो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो रही है. अब हम नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे, ह्यूमिडिफिकेशन एंड डीह्यूमिडिफिकेशन. ह्यूमिडिफिकेशन डीह्यूमिडिफिकेशन में क्या होगा, ऑब्वियसली ओमेगा की वैल्यू ही चेंज होगी. ओके, नेक्स्ट इज द ह्यूमिडिफिकेशन एंड डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस. ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस मीन्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ लेटेंट हीट का कंपोनेंट होगा, सेंसिबल हीट का कंपोनेंट नहीं होगा. ओके, सो फ्रॉम लेट सपोज पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 लेटेंट हीट का कंपोनेंट सिर्फ और सिर्फ लेटेंट हीट है, और ह्यूमिडिफिकेशन है मतलब ऑब्वियसली उसमें वाटर वेपर का कंटेंट ऐड होगा, मतलब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो है वो इंक्रीज होगी. तो ये पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो है वो उसकी इंक्रीज हुई. सिमिलरली डीह्यूमिडिफिकेशन में क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी, ओनली लेटेंट हीट कंपोनेंट एंड नो सेंसिबल हीट कंपोनेंट. गेटिंग दिस नाउ? ओके, तो अब क्या क्या चीज़ें होगी, देखो ह्यूमिडिफिकेशन डीह्यूमिडिफिकेशन में प्रॉपर्टीज में क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है बताओ.
ओके तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑब्वियसली विल रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि प्योर ह्यूमिडिफिकेशन की बात कर रहे हैं हम, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। वेट बल्ब टेम्परेचर में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन इस तरह से जा रही है, तो वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, सॉरी बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ तक वेट बल्ब टेम्परेचर जो है इट विल इंक्रीज, ठीक है। व्हाट अबाउट एंथैल्पी, एंथैल्पी क्या होगी, एंथैल्पी भी ऊपर की ओर हम जा रहे हैं, इस तरह से अगर ऊपर की ओर जा रहे हैं तो एंथैल्पी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, एंथैल्पी विल आल्सो इंक्रीज, ओके। नाउ व्हाट अबाउट फाई, फाई की वैल्यू क्या होगी, ओके तो फाई की वैल्यू के लिए क्या देखेंगे हम, ये इधर की ओर जब जा रहा है ये, तो दिस फाई इज इंक्रीजिंग, ये यहाँ पर 100% है, यहाँ 90% है, यहाँ दैट इज 80% एंड सो ऑन, तो ऊपर की ओर जा रहे हैं तो फाई की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, ओके। और जस्ट अपोजिट हो जाएगा हमारा डीह्यूमिडिफिकेशन में, ड्राई बल्ब टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट, वेट बल्ब टेम्परेचर decreases, H decreases, phi also decreases, that's it. Now amount of heat required, H2 minus H1, change in enthalpy of for humidification process, तो ये क्या हो जाएगा, हमारी लेटेंट हीट कितनी होती है, HFG, ओके और कितने पार्ट को वो वेपराइज कर रही है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, ω2 माइनस ω1, ओके। इनिशियली हमारा जो वेपर कंटेंट था, क्योंकि ओमेगा डायरेक्टली सिग्निफाई करता है कि कितना उसमें वेपर कंटेंट है, इनिशियली वेपर कंटेंट वाज एट 0.1, ओके ω1, और फाइनली हमारा वेपर कंटेंट जो हो गया दैट इज ω2, तो ये क्या हो जाएगा, H1 माइनस H2 विल बी इक्वल टू HFG, HFG कहाँ पर देखेंगे, एट ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर पे HFG देखो इंटू ω2 माइनस ω1, ओके। सिमिलरली डीह्यूमिडिफिकेशन के लिए क्या हो जाएगा, दिस विल बी H1 माइनस H2 विल बी इक्वल टू HFG एट ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंटू ω1 माइनस ω2, क्लियर है नहीं है ये, ठीक है। नाउ सिमिलरली QL की वैल्यू अगर हमको निकालनी है, टोटल लेटेंट हीट की वैल्यू, तो ये लेटेंट हीट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ CMM के टर्म्स में क्या हो जाएगी, तो दिस विल बी इक्वल टू, डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ आपको, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, HFG की वैल्यू जो रहती है डेट इज HFG जनरली जो हम लेते हैं डेट इज 2500 किलो जूल पर kg केल्विन, ओके। तो ये 2500 हो गया हमारा, और QL कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू CMM अपॉन 60, okay, mass volume into density, density is how much, 1.2, okay, into this total heat which is how much, 2500 into ω2 minus ω1, this is total latent heat, okay। ये किलो जूल पर kg में हमको मिला था, टोटल निकालने तो हमने मास को मल्टीप्लाई कर दिया, और जो डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर है डेट इज नथिंग बट 1.2, ओके। तो CMM अपॉन 60 इंटू 1.2 इंटू 2500 क्या चीज़ है, HFG की वैल्यू होती है इंटू ω2 माइनस ω1, ओके। तो सेम चीज़ लेटेंट हीट QL सेम इसमें भी हमको मिल जाएगा, वैल्यू उसकी सेम रहेगी, CMM अपॉन 60 इंटू 1.2 इंटू 2500 इंटू डेल्टा ओमेगा, ओके। या तो फिर फर्दर इसको अगर हम सॉल्व करें तो दिस विल बी डायरेक्टली गिव यू QL की जो वैल्यू मिलेगी दैट इज नथिंग बट 50 इंटू CMM into delta omega, this is nothing but the total latent heat, okay, clear है कि नहीं है, ठीक है, okay। next process is heating and humidification, okay। so just remember one thing students कि हमने जो process अभी देखी humidification and dehumidification की, this actually is not possible without heating and cooling, okay। कभी भी प्योर ह्यूमिडिफिकेशन या फिर प्योर डीह्यूमिडिफिकेशन की प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, that is always accompanied by some heating and cooling, okay। तो वो हमने एक कंसेप्ट देखा था प्योर ह्यूमिडिफिकेशन और प्योर डीह्यूमिडिफिकेशन का, बट वो एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है, कभी भी ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है या फिर डीह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है तो उसका टेम्परेचर जरूर चेंज होगा, डेट इज accompanied by either heating और cooling, ये समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ओके। फॉर एग्जांपल जैसे लेट सपोज हमारे घरों में पुराने समय में आप लोगों ने देखा होगा कि जो फैन कूलर्स रहते हैं, ओके। फैन कूलर में बेसिकली रहता क्या है कि साइड से उसमें जो पट्टी रहती है, खास पट्टी जिसको हम बोलते हैं, उसमें से पानी गिरता रहता है और एक फैन चलता रहता है, तो फैन क्या करता है कि उस पानी को ही वेपराइज करके आपके सराउंडिंग में लेके आ जाता है, तो बेसिकली वो प्रोसेस हो क्या रही है, दैट प्रोसेस इज एक्चुअली कूलिंग एज वेल एज ह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग भी हो रही है प्लस साथ ही साथ, लेकिन वो वाटर वेपर का कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, इसलिए उस तरह के जो कूलर्स हैं,
ओके ये गर्मी के टाइम में कभी भी आपने देखा होगा सी शोर एरियाज में जो रहते हैं वो समझ पाएंगे इस चीज़ को कि सी शोर एरियाज में हम फैन कूलर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके सेम चीज़ क्यों, क्योंकि उसमें क्या है ऑलरेडी वहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है और अगर हम उस कूलर को लगा दें तो वो ह्यूमिडिटी को और बढ़ा देता है। ओके कूल तो करता ही है नो डाउट, बट साथ ही साथ ह्यूमिडिटी बढ़ा रहा है। वो बेसिकली कर क्या रहा है, क्योंकि वो वेपराइज करते जा रहा है तो लेटेंट हीट अपने आप में एब्जॉर्ब करते जा रहा है, लेटेंट हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो सराउंडिंग उसकी कूल होते जा रही है। ओके सो दैट प्रोसेस इज एक्चुअली कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। ओके सिमिलरली हीटिंग के साथ भी ह्यूमिडिफिकेशन हो सकता है या फिर डीह्यूमिडिफिकेशन हो सकता है। हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन को हम किस तरह से समझ सकते हैं, लेट्स सपोज वी आर हैविंग द एयर फ्लो, वी आर हैविंग सम एयर और यहाँ पर स्प्रे हो रहा है स्टीम का। ओके स्टीम का हम स्प्रे कर रहे हैं तो स्टीम के स्प्रे में क्या होगा, स्टीम अपनी हीट जो है वो लूज करेगा। तो एक तो हीट हो रही है, ये एयर जो है एयर का टेम्परेचर बढ़ेगा, एयर की हीटिंग होगी, प्लस साथ ही साथ स्टीम साथ ही साथ अपने में वाटर कंटेंट उसमें बढ़ाते जा रही है। वाटर वेपर का कंटेंट जो है वो स्टीम से निकल के एयर में आते जा रहा है तो इसलिए उसमें ह्यूमिडिफिकेशन भी हो रहा है। तो ह्यूमिडिफिकेशन एंड डीह्यूमिडिफिकेशन कभी भी ध्यान रखना कि प्योर ह्यूमिडिफिकेशन या फिर प्योर डीह्यूमिडिफिकेशन नहीं होता है, इट इज़ ऑलवेज अकम्पनीड बाय सम हीटिंग और कूलिंग। ओके तो अब हम एक्चुअल प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। नाउ व्हाट इज दिस हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, जैसा मैंने आपको बताया कि लेट सपोज एयर यहाँ से फ्लो हो रही है और हम इसमें स्टीम का स्प्रे कर रहे हैं। स्टीम का स्प्रे करने से जो फाइनल टेम्परेचर फाइनल हमको मिलेगी एयर, ओके दैट इज एक तो वो ज़्यादा हॉट रहेगी, उससे उसका टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा पहली चीज़, प्लस ज़्यादा ह्यूमिड रहेगा। ओके तो उसको अगर मैं साइकोमेट्रिक चार्ट में शो करना चाहूँ इस प्रोसेस को तो ये कैसे शो कर सकते हैं, दिस इज लेट सपोज पॉइंट 1। ओके तो पॉइंट 2 हमको कहाँ मिलेगा, ओमेगा भी बढ़ रहा है प्लस साथ ही साथ डीबीटी भी बढ़ रहा है। ओमेगा इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, डीबीटी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, दिस इज डीबीटी लाइन एंड दिस इज ओमेगा लाइन। ओमेगा और डीबीटी दोनों बढ़ रहा है, मतलब ये हमारा पॉइंट हमारे कर्व जो मिलेगा इट विल बी लाइक दिस। ये समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ओके सो दिस प्रोसेस इज नथिंग बट हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। अब इसकी खासियत क्या है, अब इसमें ऑब्वियसली अगर मैं प्रॉपर्टीज चेंज बोलूँ तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो रही है, ओमेगा ऑब्वियसली इज इंक्रीजिंग, ओमेगा इज इंक्रीजिंग। ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या हो रहा है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, हीटिंग हो रही है क्योंकि ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। ओके अच्छा अब मैं अगर फाई की बात करूं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये ध्यान देना रिलेटिव ह्यूमिडिटी की जब मैं बात कर रहा हूं तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू इसमें इंक्रीज भी हो सकती है प्लस डिक्रीज भी हो सकती है। कैसे मैं ऐसा बोल रहा हूँ, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द स्लोप। ओके रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कर्व हमने देखा ये इस तरह का कर्व आता है। ओके और यहाँ से यहाँ की ओर जा रहा हूँ मैं तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है, ये समझ आ रही है। तो अगर हमारा स्लोप जो है वो कम है, ओके स्लोप जितना कम होगा, स्लोप अगर कम है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, इधर से इधर की ओर जा रही है तो डिक्रीज हो रही है। और यही स्लोप अगर मैं ज़्यादा ले लूँ तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी। ये चीज़ क्लियर है कि नहीं है, गेटिंग दिस नॉट? ओके तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी आप कुछ नहीं बोल सकते, यहाँ से देख के कुछ नहीं बोल सकते वेदर इट इज इंक्रीजिंग वेदर इट इज डिक्रीजिंग, यस बट आप ये चीज़ बता सकते हैं दैट फाई विल इंक्रीज, ड्राई बल्ब टेम्परेचर विल इंक्रीज, वेट बल्ब टेम्परेचर will also increase, wet bulb temperature will also increase, dew point temperature will also increase, okay but phi depends on slope, it may increase or decrease। getting this or not? okay now अब इसमें मुझे करना है h की वैल्यू निकालनी है, टोटल एंथैल्पी चेंज H2 माइनस H1। ओके तो एंथैल्पी चेंज इसमें क्या क्या होगा, इसमें दोनों फैक्टर है, इसमें एक तो सेंसिबल हीट वाला भी फैक्टर है, लेट सपोज 1 से मैं पॉइंट A तक ले रहा हूँ और A से पॉइंट 2 तक ले रहा हूँ। ओके तो ये 1 से लेकर 2 तक, इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पहले 1 से लेकर A तक ये सेंसिबल हीटिंग वाला पार्ट हो गया और A से लेकर 2 तक ये आपका लेटेंट हीट वाला पार्ट हो गया। ओके तो हमने सेंसिबल हीटिंग में सेंसिबल कूलिंग में सिर्फ ये वाला पार्ट देखा था, ह्यूमिडिफिकेशन डीह्यूमिडिफिकेशन में सिर्फ ये वाला पार्ट देखा था, बट क्योंकि अब हीटिंग और ह्यूमिडिफिकेशन दोनों हैं तो ये दोनों पार्ट होंगे ऑब्वियसली। तो सेंसिबल हीटिंग का भी होगा तो H विल बी इक्वल टू व्हाट, HA माइनस H1 ओके प्लस H2 माइनस HA, where this HA minus H1 is sensible heating component, sensible heat part, and H2 minus HA is latent heat part, sensible heat and latent heat।
गेटिंग दिस नाउ? ओके, और जिस तरह से हमने उसमें बाईपास फैक्टर निकाला था, ओके, प्योर हीटिंग और प्योर कूलिंग में, सेंसिबल हीट और सेंसिबल कूलिंग में हमने बाईपास फैक्टर निकाला था, इसमें एक जो फैक्टर मिलता है दैट इज नोन एज सेंसिबल हीट फैक्टर। इसको और हम डिटेल में देखेंगे, बट यहाँ पर इसमें हम ये चीज़ जान लेते हैं कि सेंसिबल हीटिंग फैक्टर आखिर होता क्या है। सेंसिबल हीटिंग फैक्टर का मतलब क्या है कि जितना पार्ट, क्योंकि हीटिंग में दोनों फैक्टर है, दोनों चीज़ें इन्वॉल्व है, आपकी सेंसिबल हीट भी है, लेटेंट हीट भी है, बट उसमें कितना पार्ट सेंसिबल हीट का है, ओके, कितना पार्ट उसमें सेंसिबल हीट का है, डेट इज नथिंग बट सेंसिबल हीट फैक्टर। तो सेंसिबल हीट फैक्टर को आप क्या बोल सकते हैं, दिस इज नथिंग बट टोटल सेंसिबल हीट अपॉन टोटल हीट। टोटल हीट मतलब सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट। तो सेंसिबल हीट फैक्टर हमारा हो जाएगा द रेशियो ऑफ सेंसिबल हीट टू टोटल हीट, सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट। गेटिंग दिस नाउ? ओके, सो दिस इज नथिंग बट हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। और हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन बेसिकली यूज होता है कोल्ड कंट्रीज़ में, जहाँ पर हम हीटिंग की प्रोसेसेस वहाँ ज़रूरी होती है, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कूल होता है, तब जो प्रोसेस यूज़ होती है डेट इज़ नथिंग बट हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। हमारे यहाँ जो प्रोसेस यूज़ होती है ठंडा करने के लिए डेट इज़ कूलिंग एज वेल एज डी-ह्यूमिडिफिकेशन। हम कूल भी करते हैं और डी-ह्यूमिडिफाई भी करते हैं। वो लोग जो करते हैं दे हीट एज वेल एज दे ह्यूमिडिफाई द क्लाइमेट। Getting this note? Okay, next process is cooling and dehumidification. This is most common process in our country. जो एयर कंडीशनर जो प्रोसेस फॉलो करता है डेट इज कूलिंग एज वेल एज डीह्यूमिडिफिकेशन। कूलिंग के साथ साथ क्या करता है, डीह्यूमिडिफाई करता है। तो कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन में क्या होगा कि ह्यूमिडिटी आपकी ओमेगा की वैल्यू जो है वो कम हो रही है और ड्राई बल्ब टेम्परेचर भी आपका कम हो रहा है। तो आपका जो ग्राफ है इट विल बी लाइक दिस फ्रॉम 1 to 2। गेटिंग दिस नाउ? ओके ना, अब इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज, किस तरह से क्या क्या चेंज हो रही है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑब्वियसली कूलिंग प्रोसेस है तो डिक्रीज होगा। ओके, वेट बल्ब टेम्परेचर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, एंथैल्पी भी क्या होगी, एंथैल्पी भी डिक्रीज होगी। ओके, इसके अलावा रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू, ओमेगा, पहले स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी देख लेते हैं। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी क्या होगी, ये भी डिक्रीज होगी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ओके, ना व्हाट अबाउट रिलेटिव ह्यूमिडिटी? तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑब्वियसली डिपेंड करेगी कि इसका स्लोप कितना है। ओके, तो इसका जैसे जैसे स्लोप चेंज होगा ऑब्वियसली रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो सकता है कि उसका फैक्टर जो है वो चेंज हो जाए। अगर स्लोप इसका कम है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, स्लोप अगर इसका ज़्यादा है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगी। ओके, बट हमारी जो कंट्री में यूज़ होता है इन दैट पर्टिकुलर केस दिस phi2 इज जनरली हायर देन दैट ऑफ phi1। phi2 जनरली हायर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब स्लोप थोड़ा सा कंपेरेटिवली कम रहता है। ओके, मतलब जो हमारे यहाँ यूज़ करते हैं हम लोग बेसिकली दैट इज़, उसको हम ये इस तरह से हमारा कर्व रहता है। ओके, बट जैसा कि मैंने बताया अगर ये इस तरह का भी रहता है तब भी ये कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन ही कहलाएगा, बट उसका फाई जो है वो डिक्रीज होगा। बट हम लोग जनरली जो एयर कंडीशनर यूज करते हैं इन दैट पर्टिकुलर केस phi2 इज ग्रेटर देन phi1 यूजुअली, जनरली phi2 इज ग्रेटर देन phi1। गेटिंग दिस नोट? ओके, और सेम चीज सेंसिबल हीट फैक्टर, इसमें भी देख लो सेंसिबल हीट फैक्टर, जहां पर भी सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट दोनों का कंपोनेंट आता है तब हम वहां पर सेंसिबल हीट फैक्टर निकालते हैं कि कितना पार्ट उसका सेंसिबल हीट का है। ओके, तो सेंसिबल हीट फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको भी दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज फ्रॉम 1 to a एंड सेकेंड इज फ्रॉम a to 2। ओके, तो ये हमारा 1 to a में क्या मिल रहा है हमको, सिर्फ और सिर्फ लेटेंट हीट, और a to 2 में सिर्फ और सिर्फ सेंसिबल हीट। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा HA माइनस H2 डिवाइडेड बाय H1 minus HA plus HA minus H2. This is nothing but sensible heat factor. Okay, that means this is the ratio of sensible heat to total heat. Total heat मतलब जिसमें sensible heat भी है plus latent heat भी है। ओके, नाउ फर्दर इस सेंसिबल हीट फैक्टर को थोड़ा सा और समझ लो। सेंसिबल हीट फैक्टर को अगर हम फर्दर लिखना चाहें, ओके, तो सेंसिबल हीट हमने कितना निकाला था, याद है आपको, दैट इज नथिंग बट 0.0204 इंटू CMM इंटू डेल्टा टी। ओके, और लेटेंट हीट हमारी कितनी निकली थी, दैट वाज 50 इंटू CMM इंटू डेल्टा ओमेगा। ओके, ये हमने ऑलरेडी निकाला है, जिसमें हम ह्यूमिडिफिकेशन डीह्यूमिडिफिकेशन देख रहे थे तो लेटेंट हीट इतनी आई थी, और सिर्फ सेंसिबल हीटिंग सेंसिबल कूलिंग देख रहे थे तो सेंसिबल हीट हमारी इतनी आई थी। ये दोनों ओके, तो यहाँ से अगर मैं सेंसिबल हीट फैक्टर की वैल्यू निकालूँ, ओके, सो दिस सेंसिबल हीट फैक्टर फ्रॉम हियर विल बी इक्वल टू CMM तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, दिस विल बी इक्वल टू सेंसिबल हीट विच इज 0.0204 डेल्टा टी डिवाइडेड बाय सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट 0.0204 डेल्टा टी प्लस 50 इंटू डेल्टा ओमेगा।
ऐसा हो नो, ठीक है। नाउ फर्दर इसको क्या लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 1/1 प्लस दिस विल बी 2451 डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। ओके, एंड व्हाट इज दिस डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, ये क्या चीज़ है, डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाय डेल्टा टी, ये डेल्टा टी। ओके, ये डेल्टा ओमेगा है हमारा, ये डेल्टा ओमेगा है, ये डेल्टा टी है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड व्हाट इज दिस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan ऑफ थीटा। ओके, तो यहाँ से आपको स्लोप मिल गया ये tan ऑफ थीटा, सो दिस कैन बी रिटन इज व्हाट 1/1 प्लस 2451 tan ऑफ थीटा। गेटिंग दिस नॉट? ओके, नाउ फर्दर tan थीटा की वैल्यू अगर हमको स्लोप यहाँ से निकालना है तो दिस विल बी इक्वल टू 1/2451 1 अपॉन सेंसिबल हीट फैक्टर -1। तो अगर आपके पास सेंसिबल हीट फैक्टर है और आपको स्लोप निकालना है, सो यहाँ से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 1/2451 1 अपॉन सेंसिबल हीट फैक्टर -1। सेम चीज़ हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन के लिए भी होगी। ओके, यहाँ पर क्योंकि मुझे बताना था इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया, ये कोई भी एक जगह बताना ही था, बट सेम चीज़ अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ तब भी सेम चीज़ होगी हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन के लिए। सेंसिबल हीट फैक्टर जो है वो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, फर्स्ट थिंग। ओके, नाउ सेंसिबल हीट फैक्टर के आखिर मायने क्या है। ओके, देखो इस चीज़ को ध्यान से समझो कि सेंसिबल हीट फैक्टर, अगर मान लो कि बात सेंसिबल हीट फैक्टर मैं बोलता हूँ कि 0 है, बट इसका मतलब क्या हुआ, सेंसिबल हीट फैक्टर 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सेंसिबल हीट का कोई पार्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लेटेंट हीट का पार्ट है। दैट मीन्स वो प्रोसेस कौन सी है, या तो ह्यूमिडिफिकेशन है या फिर वो डीह्यूमिडिफिकेशन है। ओके, तो सेंसिबल हीट फैक्टर इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स दिस इज अ वर्टिकल लाइन, दैट मीन्स नो सेंसिबल हीट ट्रांसफर। ओके, सेंसिबल हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है। सेकेंड केस ले लेता हूँ मैं, इफ सेंसिबल हीट फैक्टर इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स 100% सेंसिबल हीट फैक्टर है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ सेंसिबल हीट है, लेटेंट हीट नहीं है। इसको हमने सेंसिबल कूलिंग और सेंसिबल हीटिंग कहा था। तो सेंसिबल कूलिंग और सेंसिबल हीटिंग में सेंसिबल हीट फैक्टर कितना होगा, 100% या फिर 1। ओके, तो सेंसिबल हीट फैक्टर अगर 1 है, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके, नो लेटेंट हीट ट्रांसफर। ओके, सेंसिबल यहाँ से भी समझ सकते हो आप इसको, सेंसिबल हीट फैक्टर अगर हमारा 0 है, ओके, इफ सेंसिबल हीट फैक्टर इज 0, तो tan थीटा हमारा इन्फिनिटी हो गया, मतलब थीटा जो हो गया वो 90 डिग्री हो गया, थीटा 90 डिग्री हो गया, तो 0 में हमारी कैसी मिल गई, वर्टिकल लाइन मिल गई, ठीक है। और सेंसिबल हीट फैक्टर अगर हमारा 1 है, ओके, तो दिस विल बी 1 - 1 विच इज 0, तो tan थीटा हमारा 0 हो गया, tan थीटा 0 हो गया, मतलब हमारी जो लाइन है वो कैसी मिल गई, हॉरिजॉन्टल लाइन मिल गई। गेटिंग दिस नॉट? ओके, बट यूजुअली जो सेंसिबल हीट फैक्टर हमारी कंट्री में यूज होता है, दैट वेरीज फ्रॉम 0.75 टू 0.8। ओके, जो कॉमन एयर कंडीशनर में जो सेंसिबल हीट फैक्टर यूज होता है, ये याद रखना इस चीज़ को, इंटरव्यूज में कई बार पूछ सकते हैं, 0.75 से 0.8 तक वेरी करता है। ओके, कॉमनली यूज्ड इन आवर कंट्री। नॉर्मल ड्राई क्लाइमेट में इतना हम यूज़ कर सकते हैं, बट ऐसी जगह जहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है, जैसा कि मैंने आपको बताया सी शोर एरियाज, तो सी शोर एरियाज में जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, ऑब्वियसली सेंसिबल हीट फैक्टर उसमें कम रहेगा। क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी उसमें ज़्यादा रहती है, डीह्यूमिडिफाई करने के लिए उसमें ज़्यादा हीट लगेगी, सेंसिबल हीट वाला पार्ट कम रहेगा और लेटेंट हीट वाला पार्ट ज़्यादा रहेगा। तो अगर कोई बहुत ही वेट क्लाइमेट है, इन वेट क्लाइमेट, ओके, ये सेंसिबल हीट फैक्टर जो है डेट इज अराउंड 0.65। तो ये सेंसिबल हीट फैक्टर से आप समझ सकते हैं, सेंसिबल हीट फैक्टर हमारा एसी का कितना है उससे आप समझ सकते हैं कि सराउंडिंग का क्लाइमेट कितना है, या फिर इसको अगर मैं वाइस वर्सा कर दूं, इस सराउंडिंग के क्लाइमेट कैसा है उसके हिसाब से हम उस एयर कंडीशनर में सेंसिबल हीट फैक्टर जो है वो डिसाइड करते हैं। Getting this one? Okay, so this is nothing but the sensible heat factor, and this is nothing but heating and humidification as well as cooling and dehumidification. Now next process is that of the adiabatic mixing. Okay, adiabatic mixing means we are just mixing two streams of air, दो stream of air हम mix कर रहे हैं, ना तो उसमें अलग से heat supply कर रहे हैं, ना ही उसमें अलग से moisture content increase या decrease कर रहे हैं, कुछ भी अलग से supply नहीं कर रहे हैं। जस्ट वॉट वी आर डूइंग इज, यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रीम ऑफ एयर है विच इज हैविंग मास m1, एंथैल्पी h1 एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ω1। यहाँ स्ट्रीम 2 है विथ मास m2, एंथैल्पी h2 एंड ह्यूमिडिटी ω2, दोनों मिक्स हुआ और मिक्स होकर आ गया m3 h3 और ω3 बन गया।
गेटिंग दिस नॉट। तब क्या होगा, तब कैसे कर सकते हैं हम, तो इसमें क्या होगा, एक तो सबसे पहले लगेगा हमारा मास बैलेंस इक्वेशन। मास बैलेंस इक्वेशन क्या बोलता है, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m3, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m3, सिंपल मास बैलेंस इक्वेशन। दूसरा हो जाएगा हमारा एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। एनर्जी बैलेंस इक्वेशन क्या बोलेगा, m1h1 प्लस m2h2 इज इक्वल टू m3h3। ओके, ये दोनों हमने पढ़ा हुआ है, मास बैलेंस इक्वेशन, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। तीसरा एक और होगा, डेट इज वाटर वेपर बैलेंस इक्वेशन। वाटर वेपर बैलेंस इक्वेशन कितना होगा, m1 इंटू ओमेगा वन, यहाँ से कितना वाटर वेपर आ रहा है m1 ओमेगा वन, यहाँ पर कितना हुआ प्लस m2 ओमेगा टू, दिस विल बी इक्वल टू m3 ओमेगा थ्री। तो इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। गेटिंग दिस वन? ओके, नाउ 1 और 2 को सॉल्व करो। व्हेन आई एम सॉल्विंग दिस इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 और 2 को सॉल्व करो, क्या मिलेगा देखो, m1h1 प्लस m2h2 इज इक्वल टू m3 को क्या लिख सकते हैं, m1 प्लस m2 इंटू h3, ये सुनो, ठीक है। इसको पूरे को m2 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, m1 बाय m2 इंटू h1 प्लस h2 इज इक्वल टू, ओके, दिस विल बी, इसको मैंने कैसे डिवाइड किया, m2 से डिवाइड किया, सो दिस विल बी m1 बाय m2 प्लस 1 इंटू h3। ओके, तो यहाँ से आप m1 बाय m2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो दिस m1 बाय m2 विल बी इक्वल टू, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप सॉल्व कर लीजिए इसको, s3 माइनस s2 अपॉन h1 माइनस s3। ओके, 1 और 2 को हमने सॉल्व किया तो हमको क्या मिल गया, m1 बाय m2 का रेशियो मिल गया, s3 माइनस s2 अपॉन h1 माइनस s3। सिमिलरली सॉल्विंग 1 एंड 3 को सॉल्व कर लो सिमिलरली, तो क्या मिल जाएगा आपको, m1 बाय m2 का रेशियो इन टर्म्स ऑफ ओमेगा मिल जाएगा। सो दिस m1 बाय m2 इन टर्म्स ऑफ ओमेगा विल बी इक्वल टू ओमेगा 3 माइनस ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 3। गेटिंग दिस? तो फाइनल कंक्लूजन क्या मिल गया आपको, m1 बाय m2 इज इक्वल टू s3 minus s2 upon h1 minus s3 which is also equal to omega 3 minus omega 2 upon omega 1 minus omega 3. Getting this now? Okay, so this process is nothing but the adiabatic mixing. Clear नहीं है? ठीक है। ओके, सो लास्ट प्रोसेस इज केमिकल डीह्यूमिडिफिकेशन। केमिकली डीह्यूमिडिफाई, बहुत सी इंडस्ट्रीज में हम केमिकल डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस यूज करते हैं। एनालिसिस का बहुत ज़्यादा इसमें पार्ट नहीं है, इसमें इतनी चीज़ समझ लो, वी यूज सिलिका जेल हियर। सिलिका जेल इसमें यूज किया जाता है, और ये सिलिका जेल करता क्या है कि एटमॉस्फेयर के वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लेता है, खुद में वो एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब कंडेंस कर लेता है। और ऑब्वियसली अगर एटमॉस्फेयर का वाटर वेपर अगर उसमें एब्जॉर्ब हो रहा है, तो एक तो इसमें ओमेगा की वैल्यू, अगर मैं इसको कर्व के फॉर्म में बताऊँ, ओके, तो कर्व कैसा आएगा बताओ इसको, जस्ट पॉज द वीडियो, थिंक ओवर इट, कि अगर एटमॉस्फेयर का वाटर वेपर एब्जॉर्ब हो रहा है सिलिका जेल में, तो एटमॉस्फेयर के एयर में किस तरह का हमको कर्व मिलेगा। ओके, जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड थिंक ओवर इट। ओके, क्या समझ में आया, क्या हो रहा है, वेपर ऑब्वियसली एब्जॉर्ब हो रहा है, तो वाटर वेपर का कंटेंट जो है वो एयर से वो कम हो जाएगा, पहली चीज़ तो ओमेगा तो डिक्रीज हो रहा है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि ओमेगा डिक्रीज हो रहा है, वाटर वेपर कंटेंट हो, वाटर वेपर जो है वो कंडेंस हो रहा है। वाटर वेपर कंडेंस होगा तो वो क्या करेगा, ऑब्वियसली लेटेंट हीट को रिलीज करेगा। ओके, जब वाटर से वाटर वेपर बनता है तो लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करता है, जब वाटर वेपर से वाटर बनेगा तो लेटेंट हीट को रिलीज कर देगा। अलग से कोई भी हम ह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग, डीह्यूमिडिफिकेशन कुछ भी अलग से इसमें ऐड नहीं कर रहे, सिंपली हमने सिलिका जेल रखा है, वो क्या कर रहा है, वाटर वेपर के कंटेंट्स को कम करते जा रहा है, वाटर वेपर के कंटेंट को कम कर रहा है, लेटेंट हीट को और उसमें छोड़ते जा रहा है। तो लेटेंट हीट को छोड़ेगा तो ऑब्वियसली जो हमारा कर्व रहेगा, ड्राइबल टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ओमेगा जो है वो डिक्रीज होगा। सो दिस विल बी द प्रोसेस ऑफ, दिस विल बी द कर्व ऑफ केमिकल डीह्यूमिडिफिकेशन। गेटिंग दिस? एक आध बार एग्जाम में पूछा है इसलिए मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ, बाकी एनालिसिस टाइप का कुछ नहीं रहता है। कभी हो सकता है इंटरव्यू में पूछ ले केमिकल डीह्यूमिडिफिकेशन का कर्व बनाओ, तो ये कॉमन सेंस वाली चीज़ रहती है कि भाई अगर वो कंडेंस हो रहा है और कुछ भी हम अलग से नहीं कर रहे हैं, ना उसमें हीट डाल रहे हैं, ना उसमें ह्यूमिडिटी इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो कंडेंस हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब उसकी हीट जो है वो बढ़ेगी, टेम्परेचर डीवीटी जो है वो इंक्रीज होगा। गेटिंग? सो दीज आर ऑल द साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस। ओके,